और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के अंदर में जो वर्ड है परफॉर्मेंस, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करा लिया, वैलिड है कि इनवैलिड है उसको देखा, कंसिडरेशंस को समझा, अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो अब उसका क्या कराना है, परफॉर्मेंस कराना है। तो बाय हुम पहला सवाल उठता है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब परफॉर्मेंस कौन करेगा। सवाल अब उठता है, जैसे मैं बताता हूँ कंपनी के केस में क्या होता है, बड़े बड़े जब ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तो वहां पे डायरेक्टर्स के द्वारा या पावर ऑफ अटॉर्नी दो के, तो बाय हुम परफॉर्मेंस होगा। पहली बात, जब ज्वाइंट है, ज्वाइंट प्रोमिसर्स है, ज्वाइंट प्रोमिसर्स करने का मतलब है एबीसी है, एबीसी पार्टनरशिप है, और एक रिलायंस कंपनी से कोई मटेरियल प्रोडक्ट खरीदता है, तो इसका पेमेंट अब ऑब्लिगेशन तो ज्वाइंट है एंड सेवरल है। पार्टनरशिप एक्ट में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं पहले, और तो लाइबिलिटी यहाँ पे ज्वाइंट एंड सेवरल है। तो अब ये ज्वाइंट प्रोमिसर्स है, या ए और बी मिलकर किसी से पैसा लेता है, दोनों ज्वाइंटली उसको प्रोमिस करता है, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी और किसकी नहीं होगी। अगर बी डेथ कर जाता है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इन बातों का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे, लाइबिलिटी जब ज्वाइंट होता है तो। एंड परफॉर्मेंस तो होना है, बट उसके लिए टाइम एंड प्लेस दोनों का होना जरूरी है। मीन्स टाइम एंड प्लेस, कब परफॉर्मेंस होना है। आप मान लीजिए अभी जस्ट मैं बात कर रहा था, क्लास आपका कब तक खत्म कर दूं, आपकी एग्जाम से पहले खत्म हो जानी चाहिए। अगर एग्जाम के बाद खत्म होती है तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वह मीन्स कहा जाएगा जो उचित ढंग से परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। तो टाइम एंड प्लेस, प्लेस कौन सा होना चाहिए। सपोज अगर मान लीजिए कोचिंग संस्थान है और बात हुई है, तो जो आपका डिजायर्ड सेंटर है वहां पे क्लास कंडक्ट होना चाहिए, बट ड्यू टू कोविड-19 हम लोगों ने ऑनलाइन में उसको कन्वर्ट किया, सभी ने, क्योंकि ऐसी परिस्थिति ही बन गई। तो अब प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस मीन्स कौन सा प्लेस होना चाहिए परफॉर्मेंस का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए किसी को किसी गुड्स की जरूरत है और वह सप्लायर से बात करता है, और सप्लायर एग्रीड हो जाता है मुजफ्फरपुर में सप्लाई करने के लिए, और जो बायर है पैसा ट्रांसफर कर देता है। लेकिन बाद में चल के जो सेलर है वो बोलता है भैया जी आप गुड्स जो है सो आप दिल्ली से आके ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं वहां पे जो है सो इशू है, मिस कॉन्ट्रैक्ट का प्लेस परफॉर्मेंस था मुजफ्फरपुर में, मिस उसको डिलीवरी देना है मुजफ्फरपुर में। तो इन बातों का हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ध्यान रखते हैं, बाय हुम, ज्वाइंट है तब, टाइम एंड प्लेस। अब आता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल का मतलब समझते हैं आप लोग, व्हाट इज रेसिप्रोकल। मीन्स एक दूसरे के बदले का परफॉर्मेंस को रेसिप्रोकल कहते हैं। इस पे हम आएंगे, पुनः आएंगे, अभी इसको हम स्टॉप करते हैं। एप्रोप्रिएशंस ऑफ पेमेंट, एप्रोप्रिएशंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, सपोज ट्रांजैक्शंस जो डेल्ट होता है बिजनेस में कंटिन्यूअस बेसिस पे होता है। कंटिन्यूअस का है, तो सपोज आपको एक मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए ए एक ट्रेडर है, बी को गुड्स बेचता है, और 3 डिफरेंट टाइम पे बेचा है, 3 डिफरेंट टाइम पे बेचा है। एक जून महीने में बेचा है, एक जुलाई में बेचा है, और दूसरा अगस्त में बेचा है। एक जून में बेचा, एक जुलाई में बेचा, और जून में जो बेचा उसकी आउटस्टैंडिंग मान लीजिए आप 20,000 रह गई है, इसकी आउटस्टैंडिंग 15,000 है, और इसकी आउटस्टैंडिंग जो है सो मान लीजिए 40,000 है। तो अब सवाल उठता है, अगर मान लीजिए बी पेमेंट करता है 20
5,000। अगर बी पेमेंट करता है ए को 20,000, तो अब सवाल उठता है पेमेंट का एडजस्टमेंट किसमें होगा? 25,000 पेमेंट करता है तो इसका एडजस्टमेंट, एक मिनट, तो ऐसी कंडीशंस में यह देखना होता है क्या पेमेंट के वक्त में स्पेसिफाइड है जो इसका एप्रोप्रिएशन कौन से आउटस्टैंडिंग के लिए किया जाएगा। अगर बी स्पेसिफिकली क्लियरली बोलता है ए को, भैया ये जो पेमेंट मैं कर रहा हूं आप इस वाले से एडजस्ट कर लो, तो कर लेगा बी, सॉरी ए करेगा एडजस्टमेंट 40,000 आउटस्टैंडिंग से। लेकिन अगर बी कुछ नहीं बोलता है, चुप होके सिर्फ पेमेंट करता है, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करता है, और उस वक्त नहीं बताया जाता है जो एप्रोप्रिएशंस पेमेंट का कैसे किया जाएगा, इन दैट कंडीशंस सर तो पहले वाला मान, हाँ, इट इज अप टू ए, जो जिस सीक्वेंस में जिस ऑर्डर में आउटस्टैंडिंग है, जो पहले है तो पहले 20,000 एडजस्ट करेगा, फिर 5,000 रिमेनिंग रहा तो ये जुलाई वाले से कर लेगा। तो एप्रोप्रिएशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हिच नीड टू बी परफॉर्म, यहाँ पे कह रहा है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा कौन सा नहीं होगा, एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉन्ट्रैक्ट मेड हुआ है तो उसका डिस्चार्ज होना चाहिए। और डिस्चार्ज हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, बाय रिसीजंस कर सकते हैं, रिसीजंस कर सकते हैं, नोवेशंस कर सकते हैं, अल्टरेशंस कर सकते हैं। तो इस तरह से डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पढ़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब ज्वाइंट में लायबिलिटी आ रहा है तो ज्वाइंट में राइट भी आएगा। अगर मान लीजिए सिंपली यहाँ पे सर राइट की बात कर रहे हैं, आप क्या राइट की बात कर रहे हैं, लायबिलिटी? हाँ, सिंपल सी बात, अगर ए और बी है, ज्वाइंटली प्रोमिस किया है, और ए अब ज्वाइंट प्रोमिस, ए अपना गुडविल बचाने के लिए पूरा का पूरा पेमेंट कर देता है, तो अब ए के पास राइट हो गया ना, जो बी का शेयर पेमेंट कर दिया है तो बी से रिकवर करे, तो ज्वाइंट, तो यहां पर राइट भी आ गया। क्लियर? इतनी बात समझ में आई होगी। राहुल कृष्णा एग्जाम नहीं दे रहा है क्या? सर देगा, हम पूछा था, सर बोला था कि बोले इसे अपने से पढ़ लेंगे, अपने से पढ़ लेगा। अच्छा, सुधांशु हम से, बोले थे उसको क्लास। सूर्यांशु से? सूर्यांशु सर तो क्लास तो कर रहा था शुरू में, हाँ, अभी नहीं कर रहा है, चलो ठीक है। छोड़ दिया अभी। खालिद कर रहा है कि नहीं? खालिद भी नहीं कर रहा है। शुरू शुरू में सब किया था ना, हम्म, शुरू शुरू में तो स्टार्ट किया था, खालिद भी कर रहा था और सूर्यांशु भी कर रहा था। कर रहा था, भी नहीं कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। और एक आप लोग के लिए इंफॉर्मेशन सूचना सूचित कर दूं, अभी राइट टाइम है या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, बट मैं मुजफ्फरपुर शहर को शिफ्ट कर रहा हूँ, दूसरी सिटी को, दिल्ली को शिफ्ट कर रहा हूँ 2 महीने, विद इन 2 और 3 months, मीन्स टिल नवंबर विल शिफ्ट टू दिल्ली। फिर हमको तो लगा सब दिन के लिए। सब दिन के लिए ही, सब दिन के लिए ही, सब दिन के लिए ही। सर तो हम लोग क्लास फिर कहाँ करेंगे? क्लास क्लास तो क्लास हम कहीं भी रहें, अभी तो देखो रजनी सर हैं यहाँ, रजनी सर तो रहेंगे ही, अभी हैं ही, एंड क्लास तो ऑनलाइन ही चल रहा है। तो अगर हमारी क्लास हाँ सर, हाँ। ऑनलाइन ही होगी, क्योंकि मुझे एक ऑफर है पीडब्ल्यूसी, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, जिसका आप नाम जानते होंगे, जो भी ये टॉप 4 सीए फॉर्म में आता है, तो यहाँ से अपॉर्चुनिटी है, एंड तो लग रहा है मुझे जो अब शिफ्ट करना चाहिए। एनीवे, इट वाज
पर्सनल इंफॉर्मेशन, बट फुल पर्सनल भी नहीं कहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग का मैं क्लास लेता हूं, तो इसीलिए मैं इन्फॉर्म कर दिया। अब आते हैं ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 37 बात करता है। इससे पहले एक और जो मैटर्स है उसको भी मैं थोड़ा सा बात कर लूं। देखिए इस चैप्टर्स में ऑब्लिगेशंस का बात कर रहा है। ऑब्लिगेशंस क्रिएट होगा तो किसके द्वारा कैरिड आउट किया जाएगा, और अगर परफॉर्मेंस हो रहा है तो उसका मोड क्या होगा, कितने किस किस तरह से उसको परफॉर्मेंस किया जा सकता है, और पार्टी क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो रिफ्यूजल कर सकता है। अगर रिफ्यूजल करता है, इसके बाद राइट्स ऑफ ज्वाइंट, ये सब बातें हैं। सेक्शन 37, सिंपल सी बात समझेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो या तो परफॉर्म या ऑफर टू परफॉर्म रेस्पेक्टिव प्रॉमिस अनलेस dispensed with or excused under the provisions of the contract or any other law। इन लाइन को मैं समझाने का कोशिश करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ है तो उसका परफॉर्मेंस होना है, अगर परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो ऑब्लिगेशंस आना है, इतना तय है। लेकिन अनलेस एक वर्ड जोड़ दिया यहाँ पे, अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद। डिस्पेंस्ड का मतलब खारिज करना, खत्म करना। एक्सक्यूज्ड मतलब माफ करना, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एनी अदर लॉ। या तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसको डिस्पेंस कर देता है या एनी अदर लॉ। सर एनी अदर लॉ नहीं समझ में है क्या? एनी अदर लॉ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको डिस्पेंस कर सकता है, एक्सक्यूज कर सकता है? हाँ जी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मैं बार बार लेता हूं, आप लोग कहेंगे सर ये बार बार एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन वो सुटेबल एग्जाम्पल्स है। 2015 बिहार में अल्कोहल का यूज कंजम्पशन बिल्कुल अलाउड था। बिफोर 2015 द यूज and consumptions of alcohol was allowed, manufacture allowed, sale allowed, trading allowed, everything allowed. But in the year 2015 और 16 क्या हुआ? बैन कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट किया गया, प्रोहिबिटेड किया गया। क्या? बेचना, खरीदना, मैन्युफैक्चर करना। तो उससे पहले जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, उन पीरियड से पहले जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, तो क्या हुआ? वह जो एक्साइज एक्ट के अंदर में उस प्रोविजंस को जो डाला गया, तो वह एक्साइज एक्ट के ऑफ एनी अदर लॉ क्या हो गया? एक्सक्यूज हो गया। जो भी कॉन्ट्रैक्ट था सारे वैकेट हो गए, मीन्स रद्द हो गए, कैंसिल हो गए। बात समझ में आ रही है ना सारे बच्चे को? यस सर। ओके। नेट साउंड क्या, नेटवर्क का इशू नहीं आ रहा है ना? नो सर। आज लगता है नो कुछ, सर। क्योंकि लॉग आउट कर दे रहा है इधर, एक मेरा सिस्टम को लॉग आउट किया। चलिए कोई नहीं। जो प्रोमिस होता है वो बाइंड करता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर्स। सर नहीं समझ में आया। पहली बात है जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करना है। अब पार्टी है, मान लीजिए वह एक्सपायर्ड हो गया, डेथ हो गया उसका, तो उस केस में जो रिप्रेजेंटेटिव है प्रोमिसर का, वह परफॉर्म करेगा इन द केस ऑफ डेथ ऑफ सच प्रोमिसर बिफोर परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस करने से पहले अगर डेथ हो जाता है तो उस केस में उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वह परफॉर्मेंस करेगा। बट फिर सवाल उठता है, अगर सर स्पेसिफिक है तो क्या होगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होना है। अगर डांस करने की बात है, कला का प्रदर्शन का बात है, वह व्यक्ति विशेष ही कर सकता है। तो वैसे कंडीशंस में कॉन्ट्रैक्ट जो है सो डिस्पेंस हो जाएगा, एक्सक्यूज्ड होगा।
क्योंकि सब्जेक्ट मैटर उस व्यक्ति का रहना जरूरी था और वह व्यक्ति ही नहीं है, तो वहां पे परफॉर्मेंस नहीं होगा। लेकिन जहां पे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस की बात है या सेल की बात है, परचेज की बात है, वैसे कंडीशंस में अगर डेथ हो जाता है तो जो रिप्रेजेंटेटिव है वह परफॉर्मेंस करेगा। एग्जाम्पल यहां पे लेके बात कर रहे हैं। ए प्रोमिस करता है डिलीवर गुड्स टू बी ऑन ए सर्टेन डे ऑन पेमेंट ऑफ, अभी जो मैं बोला ना सर्टेन डे, या बंगाली मीन्स टोन मेरे से निकल के आया सर्टेन डे। अभी जैसे डायरेक्टर होता है, हम लोग डायरेक्टर बोलते हैं, लेकिन वही चीज बंगाली जो बोलेगा तो डायरेक्टर बोलेगा। तो होता है, शब्द का अपना अपना प्रोनाउंसिएशन होता है। मैं भी 10 साल रहा हूं तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं निकल के आता है। तो ए प्रोमिस टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन ए सर्टेन डे, सॉरी इंग्लिश में नहीं पढ़ते हैं, हिंदी में ही बात करते हैं। ए जो है सो वादा करता है डिलीवर करने का गुड्स बी को एक पार्टिकुलर डेट को, एक सर्टेन डेट को, जहां पे पेमेंट होना है 1 लाख। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। ऊपर बात, अब क्या होता है, ए का मृत्यु हो जाता है बिफोर दैट डे, सर्टेन डे से पहले उनका देहांत हो जाता है। तो अब ए रिप्रेजेंटेटिव आर बाउंड टू डिलीवर द गुड्स। यहाँ पे क्योंकि गुड्स सेल की बात हो रही है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव है वह डिनाई नहीं कर सकता है, जो नहीं मैं नहीं जानता हूं, मेरे को कुछ मालूम नहीं है, मैं तो पैसा नहीं लिया, भाई जो पैसा लिया आप उससे जाके ले लो। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए बना था जो ऑब्लिगेशंस किसी पे फिक्स किया जा सके और फाइनेंशियल लॉस किसी को ना हो। तो ए रिप्रेजेंटेटिव और बाउंड टू डिलीवर द गुड्स टू बी एंड बी इज बाउंड टू पे 1 लाख टू ए रिप्रेजेंटेटिव। एक एग्जांपल था। दूसरा, पेंट पिक्चर देखिएगा, समझिएगा दोनों में क्या फर्क हो गया। यहाँ पे गुड्स था, यहाँ पे सर्विस था, और ये सर्विस भी स्पेसिफिक। हुसैन साहब को जानते हैं आप लोग? आपको जानते हैं? So नहीं जानते? painter है। नहीं जानते हैं। जो माधुरी दीक्षित के फैन थे, एम हुसैन, जो पेंटिंग किया करते थे माधुरी का। चलिए कोई नहीं। एक हुसैन साहब है जो प्रोमिस करते हैं पेंट पिक्चर करने के लिए माधुरी दीक्षित के लिए बाय ए सर्टेन डे एट ए सर्टेन प्राइस, और हुसैन साहब पहले मर जाते हैं। तो द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है सो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक पेंट पिक्चर्स मींस ये कला की बात थी, वह व्यक्ति विशेष में वह गुण था जो बेहतर पेंटिंग कर सकता था। तो ना ही माधुरी यहाँ पे इन्फोर्स कर सकती है रिप्रेजेंटेटिव को, ना ही रिप्रेजेंटेटिव इन्फोर्स कर सकता है जो भैया मैं पेंटिंग करता हूँ आप पैसा दो। इट पर्सनल स्किल। तो ऑलवेज यह चीज को जज करेंगे जो मिस परफॉर्मेंस रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा होगा या नहीं होगा, तो यह इस बात पे डिपेंड करता है, पर्सनल स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पर्सनल स्किल का इन्वॉल्वमेंट है तो रिप्रेजेंटेटिव वहां पे बाउंड नहीं होगा। अगर सेल ऑफ गुड्स परचेज है या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस की बात है, लोन लिया है, तो रिप्रेजेंटेटिव जो है सो ऑब्लिगेशंस उसका आ जाएगा। देखिए एनालिसिस के अंदर में जो हम एनालिसिस किए वही होगा। आप लोग अपने स्तर से रीडिंग देंगे, उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि एनालिसिस हमने पहले ही कर लिया है। अब परफॉर्मेंस होना होगा तो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा,
मान लीजिए जो वादा हुआ है वो होगा या नहीं होगा। एक्चुअल मतलब उसका जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का, मीन्स चीनी सप्लाई होने की बात हुई है तो चीनी सप्लाई होगी, एक्चुअल परफॉर्मेंस। और नहीं तो जो डैमेज हो रहा है या प्राइस का जो डिफरेंस है वह होगा। तो देखते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस होता क्या है। जहां पे पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट हैज डन, मीन्स डन किया, कुछ कर दिया, और हैज अंडरटेकन टू डू, or either of the parties has fulfilled their obligations under the contract within the time and the manner. Actual performance, सपोज राहुल के साथ मेरा बात हुआ चीनी सप्लाई, शुगर सप्लाई के बाद 100 क्विंटल, और राहुल ने जिस डेट को टाइम था जो मैनर था परफॉर्म कर दिया, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया। एग्जाम्पल बोल रहा है एक्स बोरो 5 लाख फ्रॉम वाई विथ ए प्रॉमिस टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ, और एक्स रिपे कर देता है अमाउंट ऑन ड्यू डेट, दिस इज एक्चुअल परफॉर्मेंस। एंड दूसरा होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। अब मैं अपने से एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज वीकेंड कॉमर्स के साथ बच्चों का क्लास कंडक्टिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सपोज जैसे ही अगर संस्था ने फीस लिया है तो देयर इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, और स्पेसिफिक भी हो सकता है। अब आता हूं मैं क्लास, बच्चे नहीं आते हैं तो बच्चे थोड़ी कर सकते हैं जो मेरा, मान ली मैंने फेल किया, मैं फेल नहीं किया, मैं तो ऑर्डर टू परफॉर्म में था, अटेम्प्ट किया परफॉर्मेंस, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस किया, आपने अवेल नहीं किया, दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब सर ये तो सर्विस की बात कर रहे थे आप, गुड्स में कहिए जी। अब राहुल की चीनी की सप्लाई की बात थी, राहुल ने चीनी मेरे गोडाउन पे भेजा, बट मैंने तो लेने से मना कर दिया, मैंने वापस कर दिया, या मेरा ऑफिस उस वक्त बंद था, या गोडाउन बंद था, तो मेरा फोन बंद था, इस तरह की बहुत सारी बातें हो सकती है। तो यहाँ बोला इट मे हैपन समटाइम्स व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम्स ड्यू, ये ड्यू हो गया है और बंदा प्रोमिसर जो है सो ऑफर करता है परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशंस, बट द प्रोमिसी रिफ्यूज कर जाता है, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, तो इसको बोलते हैं टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ऑर्डर टू परफॉर्मेंस। अक्सर सवाल को थोड़ा सा बोल देगा, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस बोल देगा, या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बोल देगा, या ऑफर टू परफॉर्मेंस बोल देगा, तो शब्द में कंफ्यूज मत होइएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, P promised to deliver certain goods to R, मीन्स यहाँ पे मैं राहुल को ही लेता हूं, राहुल promised to deliver certain goods मतलब शुगर टू S, और यहाँ पे R जो है सो टेक्स द गुड्स टू द अपॉइंटेड प्लेस, जहां पे जो डिलीवरी होना है ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, बट S रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स, तो दिस इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो कुल मिला के अभी हम लोगों ने दो चीज सीखा, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड ऑर्डर टू परफॉर्मेंस, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। और अभी का सेशन में, इस बार के सेशन में जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं यह प्रिज्यूम करके पढ़ा रहा हूं जो सारे बच्चे सीरियस हैं, घर पे पढ़ाई करेंगे, उनको पढ़ना है, जहां भी उनको डाउट होगा वो पूछेंगे। मैं क्लास में बच्चे के पीछे नहीं पढ़ने वाला हूं, यह चीज मैंने छोड़ दिया, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप समझदार हैं, आपको एग्जाम पास करना है। सेक्शन 37 हम लोग बात कर रहे थे, सेक्शन 37 में हम लोगों ने पढ़ा जो परफॉर्मेंस किसके द्वारा किया जाएगा, या तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट या रिप्रेजेंटेटिव, फिर आगे पढ़ा एक्चुअल और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अभी पर्सन्स बाय हुम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म, सेक्शन 40 क्या बोलता है, इंटेंशंस ऑफ द पार्टीज, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो वहां पे इंटेंशंस क्या था, परफॉर्म किसको करना था, एनी प्रॉमिस कंटेंट इन
इट शुड बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ, जो भी सेक्शन 37 में पढ़ के आए हैं, एंड सच प्रोमिस मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर्स, बट इन अदर केसेस the promisers or his representative may employ a competent persons to perform. मैंने जब शुरू ही किया था तो आपसे एक बात किया था, कंपनी के केस में कंपनी की जो कॉन्ट्रैक्ट होती है हमेशा सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस आज कंटिन्यूअसली जो है सो टेक्निकल इशू है जूम के साथ, आई थिंक सो ये बार बार मुझे हम सबको परेशान कर रहा है। नो इशू, कोई बात नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे थे मिस बाय whom a contract may be performed, सेक्शन 37 में हम लोगों ने देखा, और यहाँ पे सेक्शन 40 में बात हो रही है इंटेंशंस ऑफ द पार्टीज। यहाँ पे सेक्शन 40 जो है सो अहम है, इंटेंशंस ऑफ द पार्टीज और कंपिटेंट पर्संस। अगर जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो कंपिटेंट पर्संस को इंप्लॉय करता है तो इन दैट कंडीशंस a competent person is under obligations to perform their contract. इस चीज को समझाने के लिए मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं, आप बेहतर समझ पाएंगे। जनरली जितने भी लॉ हैं, कानून है, सपोज बोनस एक्ट आप लोग जब आईपीसी लेवल में जाएंगे तो पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट लेवल में जाएंगे तो पढ़ेंगे। बोनस एक्ट है, पीएफ एक्ट है, ईएसआई एक्ट है, तो सारे में जो मैनेजर्स होता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री या फैक्ट्रीज एक्ट है, या जो संस्थान का मैनेजर है उसका ऑब्लिगेशंस होता है परफॉर्म करने के लिए। और कानून भी बोलता है, हर कानून में लिखा हुआ है, अगर किसी व्यक्ति को अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है तो पहले उसको परफॉर्म करना होगा कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो फेल्स टू परफॉर्म होता है, जो मालिक है, ओनर है फैक्ट्री का, उसको बाद में पकड़ा जाएगा। पहले किसको पकड़ा जाएगा? मैनेजर्स को, क्योंकि कंपनी का जो फैक्ट्री है उसने एक मैनेजर रिक्रूट किया है, अपॉइंट किया है, और उसको सारा ऑब्लिगेशंस दे के रखा है जो, और वह कंपिटेंट पर्सन है परफॉर्म करने के लिए। तो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस कंडीशंस में कौन परफॉर्म करेगा? जो कंपिटेंट पर्सन है। सेक्शन 40 बोलता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 14 बोलता है, जो ऐसे कंडीशंस में जब कंपिटेंट पर्सन रखा गया है तो ही इज अंडर ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। अब यहां पे एग्जांपल एक लेते हैं। ए प्रोमिस करता है टू पे बी को एक सम ऑफ मनी। ए या काम या तो खुद कर सकता है, पर्सनली कर सकता है, पैसा लेके दे देगा ए को, सॉरी ए बी को दे देगा, या कॉजिंग इट टू बी पेड टू बी बाय अनदर पर्सन, किसी दूसरे से भी दिलवा सकता है। तो ए थोड़ी बोलेगा, सॉरी बी ऐसा थोड़ी कहेगा, नहीं हमें तो पैसा लेना है तो ए से ही लेना है, हम बी का पैसा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट इफ ए डाइज बिफोर द टाइम अपॉइंटेड फॉर पेमेंट, ए अब ऐसा होता है डाई कर जाता है, तो उस केस में इसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो परफॉर्म करेगा और एम्प्लॉय सम प्रॉपर पर्सन टू डू सो। या तो रिप्रेजेंटेटिव खुद करेगा और या किसी अदर पर्सन को एम्प्लॉय करेगा, नियुक्त करेगा परफॉर्म करने के लिए। और यहाँ पे पेंटिंग वाला बात फिर से आ गया,
performed promiser himself. जैसे ही स्किल की बात आएगी तो प्रोमिसर को हिमसेल्फ। तो सेक्शन 37 एंड 40 में जो डिफरेंस है, डिस्टिंग्विश है, यहाँ पे कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट किसी दूसरे के द्वारा भी करा सकता है। 37 बोलता है या तो खुद करेगा या रिप्रेजेंटेटिव करेगा। 40 बोलता है किसी दूसरे के द्वारा, मींस कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा भी परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। देखिए एनालिसिस में हम लोगों ने आपको एनालिसिस करके पहले ही बताया, जो या तो खुद करेगा, और खास तौर से जब स्किल, पर्सनल स्किल इंटेलिजेंस की बात होगी तो यह काम हम उसका कॉन्फिडेंस उसके अंदर, मीन्स सपोज गाने का कोई प्रोग्राम कराना है, अब एक पार्टिकुलर उस व्यक्ति विशेष में जो गुण देख के मैं वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हूं, ना कि उसकी रिप्रेजेंटेटिव के स्किल को देख के। तो ऐसे कंडीशंस में जब स्किल और डिलीजेंस की बात होती है तो वह जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो पर्सनल, उस पर्सन का कॉन्फिडेंस बिटवीन द पार्टीज मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ। तो वैसे कंडीशंस में हिमसेल्फ होगा। एजेंट के द्वारा, जैसा कि हम लोगों ने बात कर रहे थे, अगर इस कॉम्पिटेंट पर्सन, तो वहां पे कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सर अगर पर्सनल स्किल्स में सर अगर परमिशन मर जाएगा तो उस केस में परफॉर्म नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट मैं पहले ही वहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो है, एक मिनट, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी एक मिनट, देखो सेक्शन 37 में मैं जस्ट एग्जांपल देके बात कर रहा था। पार्टी सेक्शन 37 बोलता है या तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा या रिप्रेजेंटेटिव करेगा, बट आगे बोल रहा डिस्पेंस्ड विथ हो जाएगा और एक्सक्यूज्ड हो जाएगा अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एनी अदर लॉ। मैंने वाइन का एग्जांपल लिया, या इस केस में पेंटिंग का बात है, अब पार्टी ही नहीं रहा तो पेंटिंग कौन करके देगा, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसके लिए बाउंड नहीं होगा। क्लियर? क्लियर? यस सर वह डिस्पेंस हो जाएगा, डिस्पेंस सेक्शन 37 के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट डिस्पेंस हो जाएगा। पर्सनल स्किल मतलब उस व्यक्ति के द्वारा ही परफॉर्मेंस किया जाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब एक सवाल उठता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल होगा हाउ मच? इसको यहां पे समझा देते हैं। हाउ मच, कभी कभी ऐसा आता है, क्वेश्चंस पूछता है, प्रैक्टिकल पूछेगा, सपोज लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो बचा हुआ है उसको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मान लीजिए छोड़ के गया है, उसके फादर एक्सपायर करने से पहले, मिस पैट्रिक जो है सो पैटर्नल प्रॉपर्टी 1 करोड़ छोड़ के गए हैं, बट जो लीगल ऑब्लिगेशंस उसके ऊपर आ रहा है एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव 5 करोड़ का। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कितना के लिए रेस्पॉन्सिबल है, 5 करोड़ के लिए कि 1 करोड़ के लिए? 1 करोड़ के लिए 1 करोड़ के लिए, एकदम सही। लाइबिलिटी अंडर कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी दे इनहेरिट फ्रॉम द डिसीज्ड। उस डिसीज से जितनी प्रॉपर्टी, ऐसा अगर हो सकता है, मान लीजिए वह जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसका अपना पर्सनल बिजनेस भी है, बच्चा मान लीजिए 18 साल का हो गया था, वह अपने जॉब करके या बिजनेस करके एक नया एम्पायर खड़ा किया है, तो क्या वह प्रॉपर्टी से बेच के पैसा दिया जाएगा? नहीं। ऐसे कंडीशंस में जो है सो जो डिसीज से जो प्रॉपर्टी आया है, ट्रांसफर हुआ है, उतना तक की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी।
अब आते हैं हम लोग सेक्शन 41 क्या कहता है इसके बारे में समझते हैं। थर्ड पर्सन, सेक्शन 37 पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा। 40 में था कंपिटेंट पर्सन को इंप्लॉय कर सकता है। सेक्शन 41 बात करता है थर्ड पर्सन, when a promisee accept performance of the promise from a third person, he cannot afterward enforce it against the promiser. देखिए कभी कभी क्या होता है, यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी और सी है। ए ने बी को 50,000 ए बी और सी कॉमन फ्रेंड है। ए ने बी को 50,000 रुपीज दिए। अब बी इज नॉट अंडर द पोजिशंस टू पे अमाउंट ऑफ 50,000 टू ए। और ए और बी के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है और सी को मालूम चलता है, तो सी क्या करता है, बी के बिहाफ में, ए क्या करता है, बी के बिहाफ में सी बी के बिहाफ में ए को 50,000 रुपीज दे देता है। तो यहां पे सी कौन है, थर्ड पर्सन से, दे आर नॉट पार्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे सिचुएशंस में आगे चल के ए नहीं कहेगा बी को, भैया तूने पैसा नहीं दिया अभी तक, पैसा दे। तो बी कहेगा जो भाई ऑलरेडी सी ने तुमको तो दे दिया है मेरे बिहाफ में, अब बी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी सी को पे करने की, ना कि ए को पे करने के लिए। यही कर रहा है व्हेन प्रोमिसी मींस ए यहां पे एक्सेप्ट कर लिया है परफॉर्मेंस ऑफ थर्ड पर्सन सी की से, तो ए कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स इन्फोर्स अगेंस्ट द प्रोमिसर, बी के अगेंस्ट में इन्फोर्स नहीं करेगा। तो ये सेक्शन 41 की बात कर रहा था। सेक्शन 41 थर्ड पर्सन के बारे में बात करता है। सेक्शन 37 बात करता है सेल्फ टू पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन 40 कॉम्पिटेंट पर्सन्स एम्प्लॉय करता है एंड सेक्शन 41 थर्ड पर्सन। तो यही रूल है थर्ड पर्सन में, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट से कंसिडरेशंस आ सकता है, तो इसी को कहा जाता है परफॉर्मेंस बाय स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर कंसिडरेशंस दे सकता है इफ एक्सेप्टेड बाय द प्रोमिसर, दिस रिजल्ट इन डिस्चार्जिंग द प्रोमिसर। तो प्रोमिसर यहां पे डिस्चार्ज हो गया, बी डिस्चार्ज हो गया। लेटर हैज नाइदर ऑथोराइज्ड नॉट रेक्टिफाइड द एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी। ऑल्दो कह रहा है लेटर हैज नाइदर ऑथोराइज्ड, मान लो बी ने ऑथोराइज भी नहीं किया है, रेटिफाई भी नहीं किया है, फिर भी यह जो परफॉर्मेंस किया गया स्ट्रेंजर के द्वारा वह वैलिड माना जाएगा एंड लेटर ऑन जो है सो मींस क्लेम नहीं किया जाएगा बी से। यह एग्जांपल हम लोगों ने दे दिया है आपको, इसको आप पढ़ेंगे। सेक्शन 41 क्या कहते हैं, वही बात को पुनः रिपीट कर रहा है। व्हेन द प्रोमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस, he cannot afterward enforce it against the promiser, performance by a stranger accepted by the promisee। उस केस में डिस्चार्ज कर देता है प्रोमिसी को।